हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को देखते हैं, जो एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। फिर दूसरे सीन में हम कैथरीन और रॉजर अपनी 5 बेटियां, जिनका नाम होता है एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टिन, सिंडी और अप्रैल, उनके साथ एक घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। उनका घर शहर आबादी से बहुत दूर होता है। उन सबको वो घर बहुत पसंद आता है, लेकिन उनका कुत्ता सैंडी घर में नहीं आता और अजीब सा बिहेव करता है, जिससे रॉजर कहता है कि जब उसका दिल होगा वो खुद आ जाएगा। फिर अप्रैल को घर के पास एक बहुत पुराना म्यूजिकल बॉक्स टॉय मिलता है, जिसके अंदर मिरर लगा होता है। बाकी 3 बहनें आपस में हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं और अचानक नैन्सी से लकड़ी का पाइन वुड टूट जाता है, जो किसी रूम को छुपाने के लिए लगाया गया था। तब रॉजर नीचे जाकर देखता है, जो एक बेसमेंट होता है और जहां एक पियानो और काफ़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है, इसलिए रॉजर वहाँ दिन में आने का फैसला करता है। सैंडी बहुत डरी हुई होती है और कंटिन्यू भौंक रही होती है। फिर अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसके पाँव पर जख्मों के निशान हैं और उनके घर की सारी घड़ियाँ 3:07 पर रुकी हुई हैं। तभी अप्रैल घर के बाहर से चिल्लाती है। रॉजर और कैरोलिन बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें सैंडी वहाँ मरी हुई मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एड वॉरेन के घर में वो रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी पैरानॉर्मल केस से जुड़े भूतिया सामान को रखते थे और जहाँ पर सबसे हॉरर शैतान एनाबेल डॉल भी बंद थी। एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है। वो एड का इंटरव्यू ले रहा होता है और एड से पूछता है कि क्या आपको ये सब अपने घर में रखकर डर नहीं लगता, जिस पर एड उससे कहता है बाहर ये सब लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, इससे अच्छा ये सब यहीं रहे। फिर वो एनाबेल डॉल को उस रिपोर्टर को दिखाते हैं और बताते हैं कि एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत है। इसके बाद हम कैरोलिन के घर को देखते हैं, जहां पर जैसे ही 3:07 होते हैं सब घड़ियां बंद हो जाती है और उसी वक्त बुरी चीज़ों का टाइम शुरू हो जाता है। क्रिस्टिन अपने बेड पर सो रही होती है, तभी अचानक उसका पैर कोई खींचता है और उसको बहुत गंदी स्मेल भी आने लगती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में चली जाती है और अजीब तरह से अलमारी पर अपना सिर मारने लगती है। अगले दिन कैरोलिन की बॉडी पर एक और जख्म का निशान दिखाई देता है। अब रॉजर जब घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि घर के पास एक कबूतर आकर मर जाता है। ये सब देखकर रॉजर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब इशारा कर रहा है कि यहाँ किसी शैतानी ताकत का साया है। अप्रैल और कैरोलिन घर में अकेले होते हैं। तब अप्रैल किसी से बात कर रही होती है, लेकिन जब कैरोलिन उसके रूम में आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। कैरोलिन अप्रैल को ढूंढती हुई एंड्रिया के रूम में आ जाती है। तब अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है और अलमारी में से एक हाथ निकलता है जो कि क्लैप करता है। जब कैरोलिन उस हाथ की तरफ जाती है तो उसको लगता है यह उसकी बेटी अप्रैल होगी, लेकिन जब वो उसके करीब जाती है तब उसे बहुत अजीब लगता है और जैसे ही वो आंखों से पट्टी हटाती है वो हाथ वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से अप्रैल उसको आवाज़ देती है, जिससे कैरोलिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टिन सो रही होती है और क्रिस्टिन का कोई बहुत ज़ोरों से पैर खींचता है और इस बार बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से क्रिस्टिन का पैर खींचा जाता है, जिससे कि क्रिस्टिन डर कर एकदम उठ के बैठ जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ है, जो उससे कह रहा होता है कि वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। उसके साथ नैन्सी भी वहीं होती है, लेकिन नैन्सी को ना तो कुछ सुनाई देता है और ना कुछ दिखाई देता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर काफ़ी बुरी स्मेल आ रही होती है। और ये सब बातें क्रिस्टिन अपनी फैमिली, अपने डैड रॉजर और अपनी मॉम कैरोलिन को भी बताती है। फिर कैरोलिन को दिखाया जाता है। कैरोलिन की बॉडी पर काफ़ी जगह वही ज़ख्मों के निशान होते हैं। कैरोलिन को बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। कैरोलिन चेक करती है, लेकिन उसके सब बच्चे सो रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ होनी शुरू हो जाती है। घर पर लगे दीवार पर जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं। तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ आने लगती है और वो उसे सुनने लगती है और वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए बेसमेंट तक पहुँच जाती है और बेसमेंट का डोर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेसमेंट में पहुंचने के बाद उसे वहां कोई आवाज़ नहीं आती। बेसमेंट में जाने के बाद कैरोलाइन
इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और बेसमेंट का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और कैरोलिन की तरफ कोई बॉल को फेंकता है। कैरोलिन वहाँ से उठकर दोबारा भागने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका होता है जिसकी वजह से कैरोलिन को कुछ भी नहीं दिखाई देता। तब कैरोलिन वहाँ पर रखी हुई मैच बॉक्स जलाती है जिससे कुछ रोशनी होती है लेकिन कैरोलिन को तब भी वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी कैरोलिन के पीछे से 2 हाथ निकलते हैं जो कि एकदम क्लैप करते हैं और जिसकी आवाज़ से कैरोलिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है। कैरोलिन बेसमेंट में फंस जाती है। फिर दूसरी तरफ हम एंड्रिया के रूम में पहुंच जाती है और फिर से अलमारी पर अपना सिर पटक रही होती है। एंड्रिया ये देखकर सिंडी को अपने साथ अपने बेड पर लिटा लेती है। तभी अचानक से उस अलमारी का डोर खुद ब खुद खुल जाता है। एंड्रिया उस अलमारी को खोलकर चेक करती है और अलमारी के ऊपर तभी एक चुड़ैल बैठी हुई होती है जो एंड्रिया पर अटैक कर देती है। तभी रॉजर अपने घर वापस आ रहा होता है और सबकी चीखें सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने घर के अंदर भागता है। सबसे पहले रॉजर बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और कैरोलिन को बाहर निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आकर ऊपर की तरफ भागते हैं और अपने सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। वो सब काफ़ी डर चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एड वॉरेन कुछ सुपर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और उन्हीं ऑडियंस में कैरोलिन भी बैठी हुई ये सब सुन रही होती है। लेक्चर ख़त्म होते ही कैरोलिन एड और लॉरेन के पास जाती है और उन्हें अपने घर पर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर एड और लॉरेन उनके घर पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारा माजरा बताते हैं जो उनके साथ पिछले दिनों से बीत रहा था और ये भी बताते हैं कि हालात अब दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। वो बताते हैं कि घर में गंदी स्मेल आती है और रात को 3 दफ़ा दरवाजे और दीवारों पर नॉक नॉक की आवाज़ होती है और सुबह बंद हो जाता है और उनके घर के आसपास बहुत सारे परिंदे मरी हुई हालत में पाए जाते हैं। घर की सारी घड़ियाँ 3:07 पर बंद हो जाती हैं। ये सब सुनकर एड उनको बताता है कि ये सब वहाँ पर शैतान होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद ये सब बेसमेंट में जाते हैं और जहाँ जाकर लॉरेन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हो चुका है और उसी जगह पर काफ़ी बुरे हालात पैदा हो चुके होते हैं। एड वहाँ पर हुई हर एक बात को कैरोलिन से पूछते हैं और इन सब बातों को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसके उस फ्रेंड के बारे में पूछती है जो सिर्फ अप्रैल को ही दिखाई देता है, जिस पर अप्रैल उसको वो म्यूज़िक टॉय दे देती है और उसमें लॉरेन उसी बच्चे को देखती है जिससे अप्रैल बात करती है। वो भी एक सोल होती है। लॉरेन फिर उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ से अप्रैल को वो टॉय मिला होता है और लॉरेन वहाँ पर पेड़ से टंगे उसी गोस्ट को देखती है जो उस फैमिली को परेशान कर रही थी। और फिर लॉरेन रॉजर और कैरोलिन को बताती है कि तुम्हारे इस घर में एक बहुत ख़तरनाक शैतान का कब्ज़ा है और जब वो यहाँ पर आई थी उसने तभी उस शैतान को देख लिया था और ये एक काले शैतान की रूह है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लॉरेन उसे बताती है कि उसने रॉजर, कैरोलिन और उसके बच्चों के पीछे भी उस काली परछाई को देखा था। उस शैतान की परछाई उनके साथ है और वही उन सबको परेशान कर रही है और यहाँ तक कि अगर वो इस घर को छोड़कर कहीं और चले भी जाते हैं तब भी वो काली परछाई उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। अब एड उनको बताते हैं कि उन्हें यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म करना है, जिसको करने के लिए उन्हें चर्च से इजाज़त लेनी पड़ेगी और चर्च को उन लोगों को सबूत देना है और उसके बाद ही वो यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म की इजाज़त देंगे। लॉरेन उनको बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं लेकिन उन्हें सिर्फ एक आत्मा से सबसे ज़्यादा खतरा है और वो आत्मा वही काली परछाई है और उस परछाई के दिल में शदीद नफ़रत भरी हुई है। दूसरी तरफ जब रात में एड उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तब उस रिकॉर्डर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, यानी कि उन्होंने कैरोलिन की जो भी रिकॉर्डिंग वहाँ पर रिकॉर्ड की थी उसमें कुछ भी नहीं होता है। तब एड को सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, उसमें कैरोलिन और रॉजर की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी।
फिर लॉरेन एड को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि एक आदमी ने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो काले जादू पर बहुत ज़्यादा यकीन करती थी, कि वो खुद भी काला जादू करती थी और शैतान की पूजा करने वाली थी। उस औरत का नाम बादशिबा था और बादशिबा ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर शैतान के लिए उसकी कुर्बानी दे दी थी। ये सब करते हुए जब उसके हस्बैंड ने उसको देख लिया था तब वो घर से भागकर बाहर आई और उस पेड़ पर चढ़कर उसने सुसाइड कर ली और ख़ुद को फांसी दे दी। और इन सभी के बाद उस घर में कई ज़्यादा डेथ होने लगी। वहाँ पर एक रॉरी नाम का बच्चा था जो कि खो गया था और उस बच्चे के गम में उसकी माँ ने उसी स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी। इसके अलावा उस घर की एक नेबर ने भी वहीं पर सुसाइड कर ली और एक बच्चे की वहाँ पर मौजूद तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वो दोनों जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से वो रिकॉर्डर खुद ब खुद प्ले हो जाता है और अब एड की आवाज़ के साथ एक भूतिया आवाज़ भी आने लगती है जो कि काफ़ी खौफनाक आवाज़ होती है। और उस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहे होते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन रॉजर के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चर्च को ये सब दिखा सकें। इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करने के लिए आता है और साथ ही साथ एक लड़का ब्रैड भी। वो लोग इस घर के चारों तरफ कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर्स लगा देते हैं। घर में लॉरेन कैरोलिन और उसकी बेटियों की एक बेहद खूबसूरत पिक्चर को देखती है और अपनी पावर से वो समझ जाती हैं कि ये मोमेंट जिस टाइम उन्होंने ये पिक्चर कैप्चर की थी बहुत ज़्यादा ख़ास मोमेंट था। एड घर के सारे रूम्स में होली वाटर को छिड़कता है ताकि अगर वहाँ पर कोई शैतानी रूह हो तो उसे इससे तकलीफ़ पहुँचे और उनकी इन हरकतों से वो लोग इसे रिकॉर्ड कर सके। अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। तब एड और लॉरेन बेसमेंट में चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता है और जब वो दोनों बेसमेंट से बाहर निकलते हैं तब वो डोर अपने आप बहुत ज़ोरों से बंद हो जाता है। उस रात वहाँ पर उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता है और ना ही उन्हें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नज़र आती है। अगली सुबह वो सब लोग वहाँ खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एड कैरोलिन को कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं और लॉरेन सब कुछ संभाल लेंगे। नेक्स्ट सीन में जब लॉरेन कपड़ों को सुखा रही होती है तब वो देखती है कि बादशिबा वहाँ पर एक कपड़े के पीछे खड़ी हुई है और देखते ही देखते वो कैरोलिन के कमरे में चली जाती है और जैसे ही विंडो से कपड़ा हटता है लॉरेन को बादशिबा की सूल नज़र आती है। इससे पहले कि लॉरेन कैरोलिन के पास पहुंचती, बादशिबा कैरोलिन को पोजेस्ट कर लेती है और अब वहाँ पर शैतानी एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। ये सब आत्माएं बहुत ज़्यादा भयानक होती है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ब्रैड को उस लड़की की आवाज़ आती है जो उसे अचानक दिखती है और अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। फिर नैन्सी दोबारा से नींद में चलती हुई एंड्रिया के रूम की तरफ जाने लगती है, जिसके साथ उसके अंदर जाते ही उस रूम का डोर फ़ौरन बंद हो जाता है। जब नैन्सी नींद में एंड्रिया के कमरे की तरफ जा रही होती है तब सारे कैमरास उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि वहाँ पर नैन्सी के अलावा भी कोई और मौजूद था। और जब नैन्सी रूम में होती है तब उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है जो उसे कह रहा होता है कि वो यहाँ आकर छुप जाए। तब सब लोग तेज़ी से उसी रूम की तरफ भागते हैं पर ना तो वहाँ उन्हें वो बच्चा नज़र आता है और ना ही उन्हें वहाँ नैन्सी मिलती है। एड नैन्सी को टॉर्च लाइट की मदद से ढूंढ रहा होता है। तब एड देखता है कि नैन्सी अलमारी के पीछे बने एक 2 दीवारों के बीच में सोई हुई है। तब अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रोडी डरा हुआ होता है वो उसी जगह जाकर छुप जाता है और लॉरेन फ़ौरन उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे बच्चे के टॉयज़ नज़र आते हैं और म्यूज़िक बॉक्स प्ले की जगह भी, और लॉरेन को वहाँ पर वो रस्सी भी मिल जाती है जिससे बादशिबा ने खुद को फांसी लगाई थी। तब अचानक वहाँ पर लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन वहाँ से नीचे गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है। तब लॉरेन वहाँ उसी म्यूज़िक बॉक्स टॉयज़ के ग्लास में देखती है। वहाँ उसे रॉरी की मदर की रूह दिखाई देती है जो कि बुरी तरीके से रो रही होती है
रोरी की मदर का गोश्त उससे कहता है कि उसने उससे ये सब करवाया, और ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। और वहीं पर बाथशेबा का भूत भी होता है जो लॉरेन को काफ़ी डरा देता है। और जब लॉरेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब वो उसके गले में बंधी हुई चेन को पकड़ लेती है और पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। लॉरेन का लॉकेट टूटकर वहीं गिर जाता है जो उसे उसकी बेटी ने दिया था। लॉरेन की बेटी का नाम जूडी होता है, जिसकी पिक्चर उस लॉकेट में लगी हुई होती है। तब लॉरेन भागकर बाहर आती है और सबको बताती है कि ये परछाइयाँ सिर्फ माँ पर ही हावी होती है, और माँ के हाथों ही उस बच्चे की जान ले लेती है। वो उन सबको बताती है कि इस वक्त वो कैरोलिन को पोजेस्ट कर रही है, और कैरोलिन की बॉडी पर जो ज़ख्मों के निशान हैं ये उन्हीं भूतों ने कैरोलिन को दिए हैं। तभी अचानक से सब क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी कोई बुरी ताकत नैन्सी को उसके बालों से पकड़ती है और उसे इधर उधर खींचकर मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तब वो लोग इस घर को छोड़ने का फ़ैसला करते हैं, जिस पर एड रॉजर को बताता है कि वो ये सब सबूत चर्च के सामने पेश करेंगे, इस घर का एग्जॉर्सिज्म करेंगे। इसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज़ आती है। वो तालाब के पास जाती है और पानी में जूडी की परछाई देखती है। ये सब देखकर लॉरेन काफ़ी डर जाती है। वो एड को भी इस बारे में बताती है और दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन लॉरेन और एड फादर को उस घर में होने वाले हादसों के बारे में बताते हैं और सारे सबूत भी दिखाते हैं, और उनके पास वो पिक्चर्स भी होती हैं जिसमें नैन्सी नींद में चल रही होती है और नैन्सी के कंधे पर एक सोल का हाथ होता है, जिसे देखकर फादर को यकीन आ जाता है कि वाकई में उस घर को किसी शैतानी रूह ने अपने कब्ज़े में कर रखा है। जिसके बाद फादर एड और लॉरेन से कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के लिए उन्हें आगे से परमिशन लेनी होगी क्योंकि वो लोग कैथलिक नहीं हैं। फिर हमें लॉरेन और एड की बेटी जूडी दिखाई जाती है और बाथशेबा का गोश्त उस लॉकेट के ज़रिए उस बच्ची जूडी तक पहुंच जाता है। तभी वो सोती हुई जूडी का पाँव खींचती है, जिससे जूडी जाग जाती है, जिससे जूडी काफ़ी डर जाती है और अपने मदर और फादर को ढूंढती हुई रूम के बाहर आ जाती है। और यहाँ हमें ये भी दिखाई देता है कि उनके उस गोश्त म्यूज़ियम में एनाबेल डॉल नहीं थी, जिससे जूडी काफ़ी डर जाती है। और फिर हमें वहाँ बाथशेबा नज़र आती है और बाथशेबा की गोद में वो एनाबेल डॉल बैठी हुई थी। बाथशेबा जूडी को बहुत डराती है और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एंड टाइम पर एड और लॉरेन पहुँच जाते हैं और अपनी बच्ची की जान बचा लेते हैं। और जैसे ही रॉजर को इस बात का पता चलता है वो फ़ौरन एड को इन्फॉर्म करता है, जिस पर लॉरेन एड को कहती है कि कैरोलिन अपने घर यानी कि बच्चों को वहीं उसके घर लेकर जा रही है, क्योंकि ये सारी शैतानी ताकतें माओ पर कब्ज़ा कर कर उनके हाथों उनके बच्चों को मरवाती हैं। और फिर ये सब लोग दोबारा उसी घर में चले जाते हैं। और जैसे ही ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं ये देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने वाली होती है। ये लोग कैरोलिन से क्रिस्टाइन को बचा लेते हैं और क्रिस्टाइन को बाहर कार में बिठा देते हैं। अप्रैल इस इंसिडेंट को देखकर काफ़ी डर जाती है और घर के बेसमेंट में कहीं छुप जाती है। और जब वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तब वो घोस्ट कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने लगती है और कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देती है। तब लॉरेन फ़ौरन समझ जाती है कि अगर कैरोलिन ने यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो बाथशेबा का गोश्त इसको मार डालेगा, और वो शैतान कैरोलिन को खींचकर दोबारा से बेसमेंट में ले जाता है। फिर वो लोग स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान काफ़ी पावरफुल होता है और कैरोलिन की हालत काफ़ी ख़राब कर देता है, जिससे अब उसे कंट्रोल में करना कोई आसान बात नहीं थी। और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती है और वो एक एक करके सब पे अटैक करने लगती है। तब वो कैरोलिन को एक चेयर से बांध देते हैं और ये सब देखकर एड वॉरेन डिसीज़न लेता है कि वो खुद इस वक्त उस घर का एग्जॉर्सिज्म करेगा। और जैसे ही एड एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करता है तभी ये शैतान बाथशेबा कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वहाँ पर शैतानी ताकतें और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। लेकिन एड नहीं रुकता और वो एग्जॉर्सिज्म के वर्ड्स को
लगातार बोलता रहता है। और फिर हम एक अजीबोगरीब सीन देखते हैं कि वो शैतान बादशिबा एग्जॉर्सिज्म को रोकने के लिए कुर्सी को हवा में उठा देती है और फिर अचानक से उस कुर्सी को नीचे गिराकर उस कुर्सी को तोड़ देती है और ख़ुद को उस बंधी हुई कुर्सी से आज़ाद कर लेती है। और वो एड को बहुत से तरीक़ों से मारने की कोशिश करने लगती है। और तभी थॉमस को भी अप्रैल मिल जाती है और जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल किस जगह छुपी हुई है, वो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि कैरोलिन उसे मारती, एड वहाँ पहुँचकर एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट कर लेता है और बादशिबा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जिसे बादशिबा मान जाती है कि वो वहाँ से वापस चली जाएगी। लेकिन अभी भी वो शैतान बादशिबा कैरोलिन पर हावी थी और तब लॉरिन और रॉजर कैरोलिन की मदद करते हैं और वो कैरोलिन को उसके बच्चों की यादों के सहारे उसे पावरफुल बनाते हैं। और लॉरिन उसको कहती है कि वो उस घोस्ट का सामना करे और आखिर में कैरोलिन की फैमिली और उसके बच्चों का प्यार उसके लिए जीत जाता है और वो शैतानी घोस्ट मजबूरन कैरोलिन को वहाँ से छोड़कर चला जाता है और कैरोलिन भी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है और वो लोग फिर से अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। अप्रैल लॉरिन को जूडी का दिया हुआ लॉकेट उसे वापस देती है। एंड के सीन में एड उस म्यूज़िक बॉक्स को अपने स्टोर रूम में रख लेते हैं जहाँ पर वो सभी भूतिया चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।